आज देखते हैं भूगोल में तीसरा चैप्टर है कृषि। अब कृषि में हम देखते हैं भारत में फसल ऋतु। तो फसल ऋतु के पहले एक प्रस्तावना है। हमारे पूर्वजों द्वारा हजार वर्ष पहले जिन फसलों का चयन किया गया था उन्हीं फसलों का आज हम उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा हजार वर्ष पहले पूर्व जो फसल चयन किया गया था उन्हीं फसलों का उत्पादन कर रहे हैं या उन्हीं फसलों का हम ले रहे हैं। प्रारंभ में यदि हम देखें तो जो फसल उत्पादन की जाती थी अनाज के लिए या भोजन के लिए, जो फसल उत्पादन किया जाता था वो भोजन के रूप में किया जाता था। लेकिन कालांतर में आज मानव में कपास का, जूट का आदि फसलों का भी उत्पादन करने लगा है। यदि हम देखें तो आज किसान वे भोजन के साथ साथ व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने लगे हैं। मतलब आज जो कृषि में जीवन निर्वाह न होकर, आज कृषि है वो जीवन निर्वाह न होकर के व्यापारिक रूप में या व्यवसाय रूप में खेती की जाने लगी। पहले हम सिर्फ भोजन के लिए कृषि कार्य करते थे, लेकिन आज सिर्फ जीवन निर्वाह मतलब भोजन के रूप में न करके व्यापारिक रूप से भी खेती की जाने लगी है। जैसे हम देखते हैं कपास का उत्पादन कर रहे हैं, जूट का उत्पादन कर रहे हैं, चाय का उत्पादन कर रहे हैं या अन्य व्यापारिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार आज कृषि में सिर्फ जीवन निर्वाह न करके या जीवन निर्वाह कृषि को त्याग करके आज हम क्या कर रहे हैं, व्यापारिक कृषि करने लगे। ये इनकी प्रस्तावना है। अब हम देखते हैं भारत में फसल ऋतु। आप सबको मालूम है कि हमारे भारत देश में सभी ऋतु में अलग अलग फसल को उत्पादन किया जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि हमारे भारत देश में यदि हम देखें तो भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर, और जब मानसूनी वर्षा होती है तो पूरे भारत देश में कृषि कार्य की जाती है। जब मानसूनी वर्षा होती है उस समय हमारे भारत देश में कृषि कार्य की जाती है। पूरे भारत देश में कृषि कार्य की जाती है क्योंकि मानसूनी वर्षाएं पूरे भारत देश में होती है। और पूरे भारत देश में होने के कारण पूरे भारत देश में फसल उत्पादन की जाती है। अब यदि हम देखें तो इसी के आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे भारत देश में जो फसल उत्पादन है उनको 3 ऋतुओं में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल या रबी की ऋतु, और तीसरा है जायद फसल। तो पहला देखते हैं खरीफ फसल या खरीफ ऋतु। खरीफ जो ऋतु होती है या खरीफ फसल होती है मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ फसल में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। ये मानसूनी के आगमन के साथ मानसूनी वर्षा की प्रारंभ होती है, उसके पूर्व ही खेतों में जुताई कर दी जाती है। मतलब यदि कहा जाए तो जून जुलाई में फसलें बोई जाती है। जो खरीफ फसल होती है वह जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। खरीफ फसल मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। ये मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ जो फसल है वो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। अब खरीफ फसल यदि हम देखें तो हमारे भारत देश के सभी क्षेत्रों में बोई जाती है, क्योंकि भारत देश के सभी क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा होती है और मानसूनी वर्षा होने के कारण पूरे भारत देश में खरीफ की फसल बोई जाती है। इसमें जो फसल बोई जाती है वह उच्च तापमान को सहन करने वाली फसलें होती हैं, इनको उत्पादन किया जाता है। खरीफ फसल में क्या करती है, उच्च तापमान, क्योंकि इसके लिए तापमान ऊंचा चाहिए, अधिक तापमान चाहिए। खरीफ फसल उत्पादन करने के लिए तापमान अधिक चाहिए। जैसे हम देखते हैं धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, और यदि आप देखें अरहर बोलते हैं, तुअर, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल। अब खरीफ फसल यदि हम देखें तो हमारे भारत देश के लगभग 80% भाग में खरीफ की फसल बोई जाती है। ये हो गया खरीफ फसल। उदाहरण कभी कभी क्वेश्चन दिए जाते हैं खरीफ फसल उदाहरण बताइए, तो आपको सिर्फ उदाहरण बताना है
चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन आप लिख सकते हो, मूंगफली, ये सभी क्या है खरीफ फसल को उदाहरण। दूसरा है रबी फसल। खरीफ ऋतु के बाद जो ऋतु आती है शीत ऋतु। खरीफ ऋतु के बाद जो शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको हम रबी की फसल कहते हैं। खरीफ फसल की तुलना में इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कम पड़ती है। खरीफ फसल की तुलना में रबी फसल के लिए बहुत कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो ठंड को सहन कर सके, ठंड को सहन कर सके, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि ये शीत ऋतु में बोई जाती है। यदि कहा जाए रबी फसल कब बोई जाती है, तो रबी फसल मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मतलब जब खरीफ फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद रबी फसल बोई जाती है। अब खरीफ फसल में वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आती है शीत ऋतु, शीत ऋतु में रबी फसल बोई जाती है। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। जो रबी फसल होती है वे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और मार्च अप्रैल में जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है वैसे इसकी कटाई हो जाती है, काट दी जाती है, मतलब कटाई हो जाती है। और इसमें रबी फसल में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से गेहूँ है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, ये रबी फसल का उदाहरण है। आपको यदि उदाहरण दिए जाए, 2 नंबर के क्वेश्चन दिए जाए रबी फसल का उदाहरण बताएंगे तो सिर्फ उदाहरण बताना है। गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत शामिल की जाती है। मतलब शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उसको हम रबी फसल कहते हैं। अब तीसरा है जायद फसल। शीत ऋतु के बाद जो फसल आती है, शीत ऋतु के बाद जो मौसम आती है उसमें जो फसल बोई जाती है उसको जायद फसल कहते हैं। ये मुख्य से ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, इसलिए इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। गर्मा कृषि, गर्मा कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में वे फसलें बोई जाती हैं जो गर्मी को सहन कर सके। जायद फसल में उन फसलों का उत्पादन किए जाते हैं जो गर्मी को, तीव्र गर्मी, उच्च तापमान को सहन कर सके। इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें ककड़ी है, तरबूज, खरबूज, सब्जी। जायद फसल में तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है और सब्जियां, इसका उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है। लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है उन भागों में धान का भी उत्पादन किया जाता है, चावल का भी उत्पादन किया जाता है। जहाँ यदि वर्षा नहीं होती लेकिन सिंचाई की सुविधा होती है उन भागों में धान की फसल उत्पादन किया जाता है। और ये मुख्य रूप से उन भागों में पाई जाती है जहाँ नदी के किनारे होती है या झील के जो मैदानी क्षेत्र होता है उन्हीं भागों में जायद फसल बोई जाती है, क्योंकि नदी के किनारे या झील है, इन्हीं भागों में ही ग्रीष्म ऋतु में पानी पाई जाती है और इन्हीं मैदानी भागों में जायद फसल का उत्पादन किया जाता है। ये हो गया जायद फसल, खरीफ, रबी और जायद। इसमें आपको खरीफ फसल और रबी फसल उदाहरण दिया जाएगा। 2 उदाहरण बताइए 2 नंबर पर, तो आपको याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं भारत में फसल उत्पादन। भारत में फसल उत्पादन, तो फसल उत्पादन किसे कहते हैं? फसल उत्पादन से आशय है कृषि कार्य करके जो उपज कृषि कार्य करने के बाद जो उपज उत्पादन होते हैं हम फसल उत्पादन करते हैं। कोई भी हम कृषि कार्य करते हैं तो फसल उत्पादन होता है, उसी को फसल उत्पादन कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि के आधार। अब हम देखते हैं भारत में फसल उत्पादन में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में मुख्य रूप से
विगत 60 वर्षों की यदि हम अध्ययन करें 1950-51 से लेकर के 2010 और 11 का हम अध्ययन करते हैं तो विगत 60 वर्षों में फसल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। हमारे भारत देश में 1950-51 से लेकर के 2010-11 तक इन वर्षों में देखें तो 60 वर्ष होता है, तो 60 वर्षों में हमारे भारत देश में फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। 1950-51 में देखें तो हमारे भारत देश में फसल उत्पादन, अनाज का जो उत्पादन है वे 1950-51 में 51 मिलियन टन, 1950-51 में 51 मिलियन टन अनाज उत्पादन, फसल उत्पादन, और ये बढ़ करके 2010 और 11 में 244 मिलियन टन हो गया। 1950-51 में 51 मिलियन टन और ये बढ़ करके 2010 और 11 में 244 मिलियन टन हो गया। तो इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि हुई, लगभग 5 गुनी वृद्धि हुई। अब इन्हीं वर्षों में यदि देखें तो हमारे भारत देश की जनसंख्या 1950-51 में भारत देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़। 1950-51 हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ के लगभग थी और 2010 और 11 में देखें ये बढ़ करके 121 करोड़ हो। इस प्रकार जनसंख्या में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई, लेकिन फसल में 5 गुनी वृद्धि हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं फसल उत्पादन की तुलना में जनसंख्या में कम वृद्धि हुई, फसल उत्पादन में 5 गुनी वृद्धि हुई। लेकिन यदि हम जनसंख्या में देखें इन 60 वर्षों में तो मुख्य रूप से 3 गुनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है और फसल उत्पादन में 5 गुनी वृद्धि हुई। तो कभी कभी खाली स्थान है ऑब्जेक्टिव्स में दिए जाते हैं। 1950-51 में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में फसल उत्पादन, फसल में सभी फसल, सिर्फ चावल ही नहीं, सिर्फ गेहूं नहीं, जितने फसल उत्पादन हुए इसके बारे में बताया गया। तो 51 मिलियन टन था जो बढ़ करके कितना हो गया 244 मिलियन टन हो गया। और जनसंख्या देखें तो 1950-51 में 36 करोड़ थी, ये बढ़ करके 2010 और 11 में 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार जनसंख्या में 60 वर्षों में 3 गुनी वृद्धि, लेकिन फसल उत्पादन में 5 गुनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो हमारे भारत देश में जैसे दाल की खेती, तिलहन की खेती, दाल की भी खेती की जाती है और तिलहन की भी खेती की जाती है। तो यदि हम इन्हीं 60 वर्षों में देखें 1950-51 में दाल 8 मिलियन टन, दाल उत्पादन 8 मिलियन टन था जो बढ़ करके 2010 और 11 में 18 मिलियन टन हुए। इस प्रकार दाल उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई, 8 मिलियन टन से 18 मिलियन टन। 18 मिलियन टन हो गए 1950-51 में और 2010 और 11। इस प्रकार यदि हम देखें तो दाल उत्पादन में कम वृद्धि हुई। अब तिलहन उत्पादन में देखें तो 1950-51 में 4 मिलियन टन था, ये बढ़कर 2010 और 11 में 23 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो हमारे भारत देश में दाल और तिलहन उत्पादन यदि देखें तो दाल में काफी वृद्धि हुई है, लगभग 13, तिलहन में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन दाल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए क्या कारण है कि दाल उत्पादन में कमी आई, वृद्धि नहीं हुई, तो सबसे पहली बात कि हमारे भारत देश में इनकी प्रत्येक उपज कम है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि क्या कारण है कि हमारे भारत देश में दाल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इसका पहला कारण है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। दालों एवं तिलहनों की यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में
प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। दूसरा है ये इनकी प्रति हेक्टेयर उपज कम है। इनकी यदि दाल और तिलहन की उत्पादन देखें तो इनकी प्रति हेक्टेयर उपज कम है। और तीसरा है ये बहुत कम भूमि पर बोई जाती है, दाल और तिलहन में बहुत कम भूमि पर बोई जाती है। और चौथा है यहाँ सिंचाई साधनों का अभाव है, मतलब मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता, क्योंकि जहाँ दाल और तिलहन उत्पादन की जाती है वहाँ सिंचाई साधनों का अभाव है। ये मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए कहा जाता है मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता। ये आप कारण लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि के आधारभूत कारण। 3 कारण है। पहला है नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। नीरा बोया गया क्षेत्र मतलब है जहाँ कृषि कार्य की जाती है। नीरा बोया गया क्षेत्र मतलब होता है जहाँ कृषि कार्य किया जाता है, फसल उत्पादन किया जाता है, उनको हम नीरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो यदि हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप सबको मालूम है भूमि का क्षेत्र सीमित है, भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकते। भूमि का क्षेत्र सीमित है, भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में भूमि को सीमित है लेकिन हमको उत्पादन बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? अन्य जो उत्पादन की जाती है, अनाज के उत्पादन के अलावा अन्य जो उत्पादन की जाती है इस क्षेत्र को कम करना पड़ेगा, तभी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस प्रकार ये हो गया नीरा बोया गया क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा है सिंचित भूमि में वृद्धि। दूसरा कारण है सिंचित भूमि का विस्तार करना पड़ेगा, सिंचाई साधनों का विकास करना पड़ेगा, तभी उत्पादन में वृद्धि होगी। आप सबको मालूम है भूमि का क्षेत्र सीमित है, भूमि को बढ़ाया बढ़ाया नहीं सकते, लेकिन अब हमको उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको सिंचित भूमि का विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि फसल उत्पादन तभी संभव है जब सिंचाई की साधन हो। सिंचाई साधनों के द्वारा हम साल में 2 या 3 फसल ले सकते हैं। एक फसल तो मानसून पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई साधनों का अभाव के कारण हम 2 या 3 फसल नहीं ले सकते हैं। लेकिन जहाँ सिंचाई की साधन होगी, सुविधा होगी, उन भागों में हम 2 या 3 फसल का उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारे भारत देश में यदि देखें 1950-51 में, हमारे भारत देश में 1950-51 में 51 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। 1950-51 में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में 51 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, और ये 2010 और 11 में बढ़ करके 64 मिलियन हेक्टेयर हो गए। इस प्रकार सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। यदि हम देखें 1950-51 में 51 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती थी, और 2010 और 11 में देखें तो 64 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 1950-51 में 16% क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। 1950-51 में 16% क्षेत्र की सिंचाई की जाती थी, और ये बढ़ करके 2010 और 11 में 45% हो गया। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में सिंचाई साधनों का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया। इसके बाद देखते हैं उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि। तीसरा कारण है उत्पादकता में वृद्धि। हमारे भारत देश में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, इनके साथ साथ हमको सिंचाई के साधनों के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करना होगा। उत्पादकता में वृद्धि मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि। तो हमको यदि फसल उत्पादन में वृद्धि करना है तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, सभी प्रकार के उत्पादन। यदि हम देखते हैं 1950-51 में देखें तो हमारे भारत देश में गेहूं का उत्पादन 1950-51 में हमारे भारत देश में गेहूं का जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर 663 किलोग्राम। 1950-51 में हमारे भारत देश में गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 663 किलोग्राम था। ये बढ़ करके 2010 और 11 में कितना हो गया? 2938 किलोग्राम हो गया। गेहूं का उत्पादन यदि देखें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1950-51 में 663 किलोग्राम था। ये बढ़ करके
2938 किलोग्राम हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं मक्का उत्पादन में भी, मक्का उत्पादन 1950-51 में 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये बढ़ करके 2010 और 11 में 2540 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार गेहूं और मक्का दोनों की यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई हमारे भारत देश में। इन 60 वर्षों में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में गेहूं की जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर उसमें काफी वृद्धि हुई, लगभग 6 गुनी वृद्धि हुई। उसी प्रकार यदि हम दाल का देखें तो दाल 1950-51 में 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1950-51 में दाल का उत्पादन 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, और ये 2010 और 11 बढ़ गए 684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गए। तो दाल के उत्पादन में यदि हम देखें तो गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि। यदि हम देखें इन 60 वर्षों में दाल के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कम वृद्धि हुई है गेहूं और मक्का की तुलना। इस प्रकार सबसे ज्यादा गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, लगभग 6 गुनी गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। ये कृषि है तीसरा चैप्टर, इसको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। ये आज के लिए इतना काफी है।